हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 8 या फिर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 गति पढ़ने वाले हैं। गति जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो वह हमें पढ़ना है, क्लास 9th में है, फिजिक्स का पोर्शन है दोस्तों ये। तो पहले हम गति के बारे में जान लेते हैं। गति क्या होता है दोस्तों? गति क्या होता है, हम चलते हैं तो उसमें गति होता है, जैसे चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वो सब हम आगे सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं चाल गति क्या होती है। तो चलते हैं तो कोई ना कोई गति होती है। अब तो हम उसका जानते हैं कि गति क्या होती है। कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता हो या फिर अपनी अवस्था में बदलाव लाता हो तो वह गति कहलाता है। अब गति के अंतर्गत भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी परिभाषाएं होती हैं, उन सभी को भी हमें देखना है। अब गति पहले हम देख लेते हैं गति क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कोई बॉक्स है। मान लीजिए कोई बॉक्स है दोस्तों, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, ये चल नहीं रहा है, यहाँ पर ये स्थिर में खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, ये खड़ा हुआ है, ये तब ये इसमें कोई गति नहीं है, इसमें कोई भी गति नहीं है। अब ये 5 सेकेंड बाद, मान लीजिए 5 सेकेंड आफ्टर ये यहाँ पर पहुँच जाता है। यह 5 सेकंड बाद यहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब ये अपनी गति में परिवर्तन, ये अपनी अवस्था में परिवर्तन किया। अवस्था यानी अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति को बदला इसने, तो वह हमारा गति कहलाता है। अब दोस्तों गति, ये हमने समझ लिया गति क्या होता है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो देखिए खड़ा हुआ है, 5 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँचा। तो दोस्तों एक सवाल होता है, यहाँ पर ये स्थित है, तो यहाँ पर एक स्थिति जो स्थिति गति जैसे होता है ना, विश्रामावस्था कह सकते हैं। और एक होता है जिसको गति, उसका जो हमेशा चलता रहे, वो हमेशा चलता रहे, वो हमारा गतिज अवस्था कहलाता है। और ये हमारा विश्रामावस्था है, ये गतिज अवस्था है, दो बारी पता चल गई दोस्तों। तो हम विश्रामावस्था को जान लेते हैं। कोई भी वस्तु अपने समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करता हो तो वह विरामावस्था कहलाती है। अगर हम देखें गतिज अवस्था देखें, जो हमेशा गति करती रहे, चलती रहे, तो उसे हम उदाहरण लेते, उसमें हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहे, या फिर कोई वस्तु लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तित करता हो, तो वह हमारा गतिज अवस्था में कहलाता है, गतिज अवस्था हो जाएगा वो। अब दोस्तों इसके अलावा इसमें भी कुछ और भी परिभाषाएं होती हैं। जैसे दोस्तों गतिज अवस्था के 2 प्रकार होते हैं। गतिज अवस्था के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। अभी मैं दोस्तों एक यहाँ सारे भी बनाऊँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर एक सारणी बनाऊँ, जैसे कि मान लेते हैं, पहले ये गति हो गया दोस्तों। अब इस गति के दोस्तों 2 प्रकार हैं। मैंने आपको बताया गति, पहले देख लेते हैं क्या क्या होती है पहले, उसके बाद हम समझेंगे दोस्तों। गति दोस्तों 2 प्रकार की होती है। विरामावस्था और गतिज अवस्था। गतिज अवस्था यानी हमारे विश्रामावस्था गतिज अवस्था होती है। अब दोस्तों गतिज अवस्था की 2 प्रकार की होती हैं गतिज अवस्था। पहला दोस्तों हमारा समान गति, या फिर हम कह सकते हैं समान गति जो चलती है तो हम समान गति कहेंगे। तो मैंने लिखा है असमान गति। अब दोस्तों यहाँ पर समान गति और असमान गति को हम समझ लेते हैं। समान गति क्या होता है दोस्तों? समान गति वो होता है दोस्तों जो समय के साथ अपनी स्थिति में या फिर निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करता हो, तो हमारा समान कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
आपके घर से मार्केट की दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर है और आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला, तो 20 मिनट में आप मार्केट पहुँच गए, क्योंकि आपका मार्केट 1 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हैं आप दोस्तों, मतलब 20 किलोमीटर 20 मिनट में 1 किलोमीटर मान लीजिए दोस्तों, आपका बाज़ार यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है और आप किसी भी गति से दोस्तों अपने घर से मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में आप पहुँचते हैं दोस्तों, फिर वहाँ से आप घर पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप 40 की स्पीड से गए वहाँ पर और 5 मिनट में पहुँच गए दोस्तों, और वहाँ से आते वक्त आप 30-50 सेकंड में ट्रैफिक पड़ गया और 30 की स्पीड से आए आप, और आपका समय लग गया, जैसे 5 मिनट लगा था वहाँ पे आपको 7-8 मिनट लग गया। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये असमान गति होगा कि आपने एक समान गति ना पकड़ के 2 अलग-अलग गति में आप गए। इसी प्रकार दोस्तों असमान गति जो मैंने आपको बताया, इस समान गति दोस्तों आप 5 मिनट में पहुँच गए, 5 मिनट में फिर वापस आ गए, उतनी ही दूरी आपने तय की, लेकिन 5 ही मिनट में आपका हो गया कि ये हमारा समान गति होगा, क्योंकि आपने गति एक भी समान रखा होगा तब तो आप समान गति में आ गए दोस्तों। अब दोस्तों कुछ और भी है इसमें, अगर मान लीजिए आप गए बाज़ार गए, मार्केट में गए, तो किसी दिशा में ज़रूर होगा वो, किसी दिशा में ज़रूर होगा दोस्तों वो। अब हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे ये गति हो गया, आज हम बल पढ़ेंगे, गति, बल और कार्य, ऊर्जा, ये सब तो दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होती हैं दोस्तों, सदिश, ये दिशा में हो। अब दोस्तों एक और होता है, राशियाँ हमारी होती हैं सदिश या अदिश राशि। यहाँ पे 2 राशि, तो सदिश या अदिश। अब सदिश और अदिश समझ लेते हैं। सदिश वह होता है जिसमें दिशा की ज़रूरत होती है, जिसमें किसी भी चीज़ को मापने के लिए या फिर कोई भी चीज़ पता करने के लिए या फिर मापने के लिए जिसमें दिशा और परिणाम या फिर मूल, परिणाम की जगह मूल कहते हैं, मूल या दिशा की दोनों की आवश्यकता होती हो, या फिर परिणाम व दिशा की दोनों की आवश्यकता होती हो, तो वो हमारा सदिश कहलाता है। और अदिश दोस्तों हमारा होता है जिसमें हमारे परिणाम की और केवल परिणाम की आवश्यकता हो, ना कि दिशा की आवश्यकता, जिसमें दिशा की आवश्यकता ना होती हो। अब दोस्तों इसमें किसमें होती हैं ये हम आगे जानेंगे, तो आप इसे देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के और आगे से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इस तंत्र के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और फिर हमारे कुछ समीकरण होते हैं गति के, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या होती है हमारी। अब पहले हम परिभाषाएं जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर गति है हमारा, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु समय के साथ स्थिति में तो दोस्तों कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो उसे हम गति कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप समझ जाएंगे, मैंने आपको ये समझाया था पहले। अब दोस्तों इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, इसके 2 प्रकार होते हैं, और इसके 2 प्रकार हमने सीखा था, गतिज अवस्था या विश्रामावस्था। गतिज अवस्था व विश्रामावस्था। अब देखिए गतिज अवस्था क्या होती है, कोई भी वस्तु लगातार जब गति में रहती है, तो कोई भी वस्तु लगातार गति में हो, तो वह गतिज अवस्था
में होता है। यानी दोस्तों कोई भी वस्तु लगातार गति में हो, यानी वो लगातार गति करता हो। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो जब तक वो पहिया जो है, फिर आप दोस्तों विराम में रहते हैं, लेकिन जो पैडल चलाते हैं आपके, फिर आपका साइकिल का पहिया जो है दोस्तों वो गति में रहता है, उसी को हम गतिज अवस्था कहेंगे, तो लगातार वो गति में रहता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, पहले हम विरामावस्था देख लेते हैं। विरामावस्था क्या होता है दोस्तों? कोई भी वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु दोस्तों देखिए, कोई भी वस्तु दोस्तों, कोई नहीं कि कोई एक ही वस्तु या फिर वो फिक्स होता हो दोस्तों। वो वस्तु कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन न करता हो, समय के साथ अपनी अवस्था में ना परिवर्तन करता हो या फिर अपनी स्थिति में ना परिवर्तन करता हो, तो वह विरामावस्था में कहलाता है दोस्तों, वह विरामावस्था होता है। अब इनको सभी को अधिक जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों। अब ये गति करता है दोस्तों, कोई ना कोई दूरी तय करता होगा। अगर ये गति करता है तो कोई ना कोई दूरी तो तय करता होगा दोस्तों। उस दूरी के न्यूनतम दूरी, मान लीजिए आप दोस्तों ये कोई बिंदु ए है, मान लीजिए यह कोई बिंदु ए है और यहाँ पे आपका कोई घर है, ठीक है। अब यहाँ से आप जाते हैं और यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट पड़ता है आपका। अब यहाँ से आप यहाँ पर गए, यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर आपके मित्र का घर है या फिर आपके दोस्त का घर है दोस्तों यहाँ पर। अब आप उस अपने दोस्त से मिल करके वापस आप दोस्तों यहाँ तक आए और यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ सामान को, मान लीजिए आपने कुछ दवाइयाँ, तो मान लीजिए यहाँ पर गए। अब फिर दोस्तों आप यहाँ से वापस गए, मान लीजिए यहाँ तक आया। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए विस्थापन किसे कहा जाता है। विस्थापन किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में न्यूनतम दूरी को, किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, किसी न्यूनतम दूरी को, या फिर वस्तु द्वारा चली गई दूरी में। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आप वस्तु हैं या फिर जो भी है, चले आप इतना चले, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, मान लीजिए इधर से न्यूनतम दूरी दोस्तों, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी दोस्तों। न्यूनतम दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों होगी, यहाँ पर न्यूनतम दूरी, यानी यही आपका विस्थापन कहलाता है दोस्तों। यही आपका ये जिस वस्तु का विस्थापन है, यही इसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो आइए परिभाषा में यहाँ पर लिख लेते हैं उसका भी। तो देखिए कोई भी वस्तु द्वारा उसके किसी भी वस्तु द्वारा उसके द्वारा या फिर किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी का कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी, को
कहते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार हमें इस विस्थापन के सवाल भी मिलते हैं। अभी देखिए इसको क्या होता है, कई सवाल आते हैं जो हम आगे की वीडियोज़ में दोस्तों करते चलेंगे। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल या फिर सभी एग्जाम्पल्स को हम करते चलेंगे। और दोस्तों इतना हम समझ गए हैं या समझ गए बात से दोहराते हैं, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो वह उसकी वह गति से गति कहते हैं। कोई भी वस्तु लगातार गति में हो तो उसे गतिज अवस्था में होता है। वो कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन न करता हो तो विरामावस्था में कहलाता है। कोई भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को किसी वस्तु द्वारा चली गई की दूरी में न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल इसका मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने बनाया चित्र, आप उसमें चित्र बना करके एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। अब इसमें सभी सवाल हम देख लेते हैं, सभी सवाल क्या होती हैं। अब देखो सदिश क्या होती है और इस क्या होती है, मैंने आपको ये बताया है। मैंने अभी आपको बताया सदिश क्या होती हैं और अदिश क्या होती है। दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लेंगे सदिश के बारे में। तो दोस्तों ये जो है 11th में इसका पूरा एक चैप्टर है, आप इसको आते हुए पढ़ना होगा पूरा चैप्टर। यहाँ पर लिखिए सदिश रास, जिसे हम रास कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ परिभाषा, जिस भौतिक राशि को जैसे जिस भौतिक राशि में परिणाम या फिर मोल या फिर भौतिक राशि को मापने के लिए परिणाम या मोल व दिशा की आवश्यकता होती है उसे होते हैं। जिस भौतिक राशि को मापने के लिए परिणाम व मोल या फिर दोस्तों हम यहाँ पर मोल कहते हैं, परिणाम व दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और दोस्तों कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दोस्तों वेग हो गया, हमारे वेग हो गया या फिर और भी होते हैं दोस्तों। अब ऐसे दोस्तों सदिश राशि होती हैं, वहाँ सदिश राशि में देखो वेग हो गया, विस्थापन हो गया। विस्थापन दोस्तों अब देखिए वेग हम इन सबको आगे जानेंगे, अभी हमने विस्थापन को जाना है। तो विस्थापन में जान लेते हैं किस प्रकार होता है। अब दोस्तों विस्थापन क्या होता है, जिसमें किसी न किसी यहाँ से तो हम चल रही पूरा जितना बता देंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ कोई दिशा होगा, उस दिशा में तो विस्थापन होगा दोस्तों। तो इसका मैं एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, वेग विस्थापन। आज वेग विस्थापन दोस्तों हम इसको रख सकते हैं कि वेग भी होता है और विस्थापन भी होता है हमारा। जिस भौतिक राशि को मापने के लिए परिणाम, जैसे इसको मापने के लिए वेग और विस्थापन को मापने के लिए तो परिणाम और दिशा की जरूरत होगी दोस्तों। दिशा कौन सी दिशा में जा रही है हमें पता करना होगा। अब दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार में 11th में जानेंगे कि इसका पूरा एक चैप्टर है सदिश व अदिश, तो हम उसके बारे में पूरा विस्तार में वहाँ पे जानेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ सदिश और अदिश जानना है। अब दोस्तों अदिश क्या होता है, दोस्तों देखिए अदिश नाम से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सदिश यानी जिसमें दिशा हो, दिशा के साथ, और अदिश। अब यहाँ पर दोस्तों नाम से क्लियर होता है कि अदिश और सदिश से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर अदिश है बिना दिशा, अब यहाँ पर जब ये है तो इसका उल्टा ही तो होगा दोस्तों। अगर आप ये समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए
जिस भौतिक राशि को मापने के लिए मापने के उसको परिणाम हुआ, मापने के उसको परिणाम की ही जरूरत है, केवल जरूरत हो, ना कि परिणाम की ही जरूरत हो, ना कि दिशा की। मतलब वहाँ पर दिशा नहीं है, परिणाम की ही जरूरत है, ना कि दिशा की। अब दोस्तों इसका भी एग्जाम्पल कुछ होते हैं, जैसे अब दोस्तों जैसे यहाँ पर चाल ले सकते हैं, इसका दिशा चाल या दूरी मापने के लिए, जैसे दूरी या फिर चाल, अगर चाल चलना ही तो है, वहाँ पर कौन सी दिशा में चल रहे हैं तो हमें नहीं पता है ना, जो आवश्यक होता है। या फिर हम दूरी ले सकते हैं, कौन कितनी दूरी गई, ये तो नहीं, ये तो है दोस्तों कितनी दूरी में गए, लेकिन कौन सी दिशा में की कोई महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दूरी चाल दूरी चाल या फिर आगे। अब ना इसको भी हम 11th में एकदम विस्तार में जानेंगे। दोस्तों वहाँ पर क्या होगा ना कि हम 3 डायमेंशन बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, और वहाँ पर कैसे निकाला जाता है सभी सॉल्यूशन को वहाँ पर इसे अच्छी तरीके से बताया जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ समीकरण को जानना है जिसपे हमें सवाल मिलते हैं, जिससे समीकरण द्वारा हमें सवाल लगाने होते हैं। दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर लगवाऊंगा जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, और जो हमारी किताब में वो तो हम लगाएंगे ही। अब यहाँ पर कुछ समीकरण होते हैं, यहाँ पर गति से संबंधित कुछ समीकरण। गति से संबंधित समीकरण। अधिकतर गति से संबंधित कुछ समीकरण होते हैं और हम उसे जानना है क्या होते हैं। दोस्तों गति से संबंधित 3 समीकरण होते हैं दोस्तों, जैसे हम प्रूविंग भी देखेंगे दोस्तों, प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार ये आया है। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों हमारा पहला समीकरण ये है। दूसरा हमारा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर तीसरा यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्लस और माइनस, प्लस है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक माइनस बच्चे में लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 कंडीशन होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों ये ए लगाया, यहाँ पर ए क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। यहाँ पर दोस्तों त्वरण क्या होता है, यहाँ पर अगर किसी भी वस्तु द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन होता है दोस्तों, तो त्वरण के कारण होता है। किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन त्वरण द्वारा ही होता है। परिभाषा बना सकते हैं इस प्रकार दोस्तों, जैसे ए बराबर दोस्तों होता है v माइनस यू बाय टी। अब दोस्तों v क्या है, u क्या है, तो v बराबर दोस्तों अंतिम वेग, और u बराबर दोस्तों प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पर v माइनस यू है, यहाँ पर यानी इसको यहाँ और t बराबर यहाँ पर समय होता है दोस्तों। यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में कहते, इसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इसे हम वेलोसिटी यू से कहते हैं इसे, और इसे v से कहते हैं। अब दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से कहते हैं दोस्तों, f से प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोस्तों कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ
अब दोस्तों पहले हम देख लेते हैं पहले समीकरण को। पहले समीकरण दोस्तों पहले प्रूफ कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा g बराबर लिखा है, g बराबर u प्लस AT। अब दोस्तों देखिए, अगर हम t, अभी मैंने आपको a बराबर बताया, यहाँ पर अगर हम देखें a बराबर v माइनस u बाई t यहाँ पर है। अगर हम दोस्तों इस t को यहाँ पर ले जाएं, दोस्तों इस t का गुणा यहाँ पर क्या है, t का गुणा आपको पता ही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर AT इक्वल टू v माइनस u। अब दोस्तों v यहाँ पर माइनस में है, u यहाँ पर माइनस में है, इसे हम इधर लाएंगे, ये प्लस मिल जाएगा, AT प्लस u बराबर u। अब दोस्तों हमारा समीकरण दोस्तों प्रूव हो गया। अगर हम इसको इधर से लिखें, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, हमारा समीकरण प्रूव हो गया दोस्तों। एक बार फिर से देंगे दोस्तों, अगर हम a बराबर, मैंने आपको बताया a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग से अगर हम हटा दें और t से भाग दे दिए तो हमारा तुरंत निकल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों तुरंत निकालेगा तो हम सब t के गुणा डालेंगे, t का गुणा a में हो जाएगा, तो ये AT हो जाएगा और इधर ये बचेगा। अब ये इधर माइनस में, इधर लाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बराबर ये आ गया हमारा वेग दोस्तों। तो ये हमारा पहला समीकरण प्रूव हो गया। हम दूसरे समीकरण को प्रूव करते हैं, आइए शुरू करते हैं प्रूव करना। दोस्तों हमारा पहला समीकरण प्रूफ हो गया था और हम दूसरा समीकरण देखने वाले थे। तो हमारा सबसे समीकरण है h बराबर u प्लस हाफ AT का स्क्वायर। दोस्तों अगर ये समीकरण जैसे पिछली बार हमारा त्वरण पे निर्धारित था, त्वरण पे होता था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा अगर दूरी इस s का दोस्तों इस बराबर दूरी होता है, s बराबर दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें दूरी बराबर दोस्तों 4 गुणा समय होता है, यानी हम देखिए 4 गुणा समय। जो 4 निकालने के लिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और बटे जो मतलब उसका औसत वेग निकालना होगा, तो लिख लेंगे v प्लस u बाई टी, दो लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर t समय तो t लगेगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, इतना हमारा हो गया। अगर इस समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो समीकरण के हिसाब से नहीं देखें कि s बराबर मान लीजिए है, तो यहाँ पर हमारा ये u है। और दोस्तों हमारे पहले समीकरण में दोस्तों यहाँ पर ये v है, तो पहले समीकरण में अगर हम दोस्तों तो v बराबर v प्लस AT होता है हमारा, तो s बराबर हम लिख सकते हैं ut, v की जगह दोस्तों हम u प्लस AT प्लस u बाई t इंटू टी। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। अब हम अगर हम इसका गुणा इसमें करा दें तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा u प्लस a t का स्क्वायर प्लस u t, और यहाँ पर दोस्तों t हो जाएगा ut। दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जोड़ के 2, यहाँ पर ये 2u हो जाएगा, 2ut प्लस यहाँ पर हमारा 2ut प्लस 2u हो जाएगा, 2ut और यहाँ पर प्लस दोस्तों t है। तो दोस्तों ये t का गुणा इसमें होगा तो इसमें भी होगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट अगर लगा दें तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इन दोनों को पहले हम जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और ये इसमें जोड़ने के बाद ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा ये बन गया है 2ut। अब यहाँ पर दोस्तों बटे में 2 है, हम दोस्तों इसको 2 काट देंगे तो ut प्लस AT का स्क्वायर, और यहाँ पर s बराबर चलता रहेगा। तो दोस्तों s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब दोस्तों हाफ कहाँ से होगा, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो ये दोस्तों ये वाला टर्म जो दोस्तों आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ AT का स्क्वायर। तो तुम्हारे ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों हम अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो तीसरा है, यही मान लीजिए दोस्तों है, जिसको हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों पहले समीकरण जो हमारा था उसके हिसाब से अगर करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ v बराबर u प्लस AT का AT। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोस्तों दोनों पक्ष में वर्ग करने पर यानी v का स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर। अब दोस्तों स्क्वायर हमने ये कर दिया, यहाँ पर ये v स्क्वायर चलता रहेगा क्योंकि ये v स्क्वायर हो ही गया। अब दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता होगा, मैं यहाँ पर देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस हिसाब से हमारे खोलें तो यहाँ पर u का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और यहाँ पर 2
UAT। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये खुल जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों कॉमन मान लीजिए ये हमारा चलते यू स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर, तो दोस्तों यू स्क्वायर आ गया। अगर हम यहाँ पर दोस्तों इस पूरे टर्म में दोस्तों अगर हम दो कॉमन ले, टू एक कॉमन ले लें अगर हम दोस्तों, वैसे दोस्तों कॉमन का अर्थ हुआ है कि जो सभी में पाया जाए और हम उसका गुणा अगर दोबारा कराएं तो वो सब बराबर आए दोस्तों, वो आना चाहिए वहाँ पर, वो आएगा तभी हमारा वो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाने के लिए पहले हम जुगाड़ टाइप का समझ लीजिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टू कॉमन लेते हैं, मान लीजिए हम 2a का कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही a बचेगा, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर प्लस t का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया गया है। a यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर ut आ गया, यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे, यहाँ पर ये ut आ गया, ये बन जाएगा। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर ut और यहाँ पर at, यहाँ इसको अगर हम जोड़ दें तो 2a और यहाँ पर at का स्क्वायर पूरा ut, ये प्लस होगा, इसको पूरा नहीं होगा, यहाँ पर पूरा होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2a हो गया और यहाँ पर ये प्लस ये स्क्वायर और बराबर इधर ये भी का स्क्वायर चलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम देखें कि हमारा जो हमने कॉमन लिया था दोस्तों वो हमारा सही है या नहीं देख लें अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें 2a और एक अगर हम इसका पूरा इस पर कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका पूरा यहाँ पर कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, 2a। फिर अगर हम इसका पूरा यहाँ पर कराएंगे 2a ut स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर हमारा ये टर्म था, ये हमारा बस सही है मतलब दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि पहले समय पर हम दोस्तों देखें तो ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी दोस्तों अगर दोस्तों हम यहाँ पर 2 का गुणा कराते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाता है। ये मतलब देखिए ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर और ut प्लस यहाँ पर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। यदि 2 का गुणा इसमें कराएंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये समीकरण दोस्तों आ रहा है, यहाँ पर ये समीकरण यानी कि जगह इसके जगह दोस्तों हम यस लिख सकते हैं, यानी हम यू स्क्वायर प्लस 2as और यहाँ पर दोस्तों v का स्क्वायर। तो दोस्तों u का स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पर है। अब दोस्तों हमारा समीकरण ये प्रूफ हो गया, आप देख लीजिए दोस्तों, ये समीकरण हमारा प्रूफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लें अगर, तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। s बराबर यहाँ पर दूरी होता है दोस्तों, अब हम दूरी बराबर 4 गुणे इसमें 4 अगर हम निकालना है तो दोनों का औसत निकालना होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का 2 से गुणा कर देंगे और वहाँ पर गुणेगा t, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर v की जगह पर हम v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब ये दोनों u जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 2u हो जाएगा और यहाँ पर at ये रह जाएगा दोस्तों 2u, और दोस्तों इसका गुणा अंदर में होगा तो 2ut हो जाएगा और यहाँ बटे में 2 रहेगा और 2 से 2 दोस्तों ये कट जाएगा तो ut प्लस 80 का स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्तों s बराबर ut प्लस हाफ 80, हाफ दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा क्योंकि इसका भाग इसमें होगा। अगर हम इसका देखें अलग अलग दोस्तों तो 2ut/2 और यहाँ पर ये प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2, यानी यहाँ पर दोनों में भाग होगा तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हाफ 80 का स्क्वायर आ गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर तीसरा समीकरण देखें तो v स्क्वायर v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस, दोनों पक्ष में अगर वर्क करें तो इस प्रकार होगा और a प्लस बी के हिसाब से अगर हम खोलें a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से अगर हम खोलें दोस्तों तो ये इस प्रकार खुल जाएगा। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पर ब्रैकेट में a इंटू टी स्क्वायर गुणे t का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और इसके जगह दोस्तों हम s लिख सकते हैं क्योंकि ये इस प्रकार से आया है तो यहाँ पर हम s लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो गया समीकरण। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा हाफ 80 यहाँ पर दोस्तों सही है, सबको सही है दोस्तों, ये हमारा समीकरण ये प्रूफ हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ में जो कुछ चलते हैं दोस्तों, कुछ कार्य होते हैं। वैसे दोस्तों ग्राफ के द्वारा भी ये समीकरण प्रूफ किया गया है, लेकिन दोस्तों मैं ग्राफ के द्वारा सिर्फ प्रूफ नहीं करना चाहता क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वो मैं 11th में उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर ना जान के हम ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि ग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं और एग्जाम में भी आते हैं तो उसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे। और अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, वहाँ पे हम ग्राफ के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सवाल को भी लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अच्छा लगा